परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और हमारे साथ है डॉक्टर दीपाली पाखरे। तो डॉक्टर दीपाली पाखरे हमारे साथ है और आज हम उनकी स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नी जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे वो नास्तिक से आस्तिक बनी, ये सबसे बड़ा डिस्कशन आज होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने वाले हैं। कैसे मन बदला, बुद्धि बदली और संस्कार बदलते गए, किस तरीके से, कौन से ऐसे तर्क थे उनको ये मानने के लिए कि स्पिरिचुअल लाइन मतलब परमात्मा है। और हम तो बहुत कुछ चर्चा होगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्वागत है आपका दीपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आप शुरुआत करते हैं आप ही से। आपका जन्म कहाँ पर हुआ? हाँ, मेरा जन्म पालघर में हुआ, जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, तो आपका एजुकेशन आप कौन सा अभी है? मैंने MSc इन केमिस्ट्री किया, उसके बाद PhD किया है। अच्छा, ओके। तो आप कौन से डॉक्टर कहे जाएंगे? वो नहीं, थेरेपी वाले नहीं, पर डॉक्टरेट कहे जाएंगे। चलो, तो आज केमिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ सीखेंगे क्योंकि ये इनका सब्जेक्ट है। तो शुरू करते हैं कि बचपन में, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आप नास्तिक का आपके विचार थे, तो क्या ऐसा कारण था आप नास्तिक की फिलोसॉफी में मानते थे बचपन में? नहीं, नास्तिक का मतलब ये कि हमारे घर में ना पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, ज़्यादा नहीं होता। हाँ, बस वो फेस्टिवल वगैरह मनाते हैं, उतना ही। ओके। ऐसा रोज का पूजा पाठ वगैरह, पठन वगैरह कुछ नहीं होता था। ओके। अब वो पिछले जन्म का संस्कार भी होगा कि कुछ तो हुआ होगा, तो इस वजह से इस जन्म में नास्तिक बन गए। तो आपकी सोच, आपने अपने आप को इस तरीके से क्यों कहा कि मैं नास्तिक हूँ? मतलब आपको भी विश्वास नहीं था कि भगवान है? हाँ, भगवान है, मैं नहीं मानती थी, बिल्कुल मानती ही नहीं थी। अच्छा, क्या लगता था आपको? मैं बस कुछ तो ऐसा है कि नेचर चला रहा है, मैं ऐसे मतलब ये साइंस की पढ़ाई के कारण ऐसा हुआ? नहीं, साइंस की बचपन से ऐसा संस्कार था कि ये सब दिख रहा है, कोई तो चला रहा है, लेकिन मैं उसको ना नेचर बोलती थी, निसर्ग। अच्छा। हाँ, गॉड है ऐसे नहीं मानती थी। तो फिर कैसे बदलाव शुरू हुआ? कौन सी उम्र से बदलाव शुरू हुआ? बदलाव शुरू हुआ लॉकडाउन से। अच्छा, तो काफी उम्र के बाद जाके आपको विश्वास तब तक मैं नास्तिक थी। हम मंदिर में भी जाते थे ना। हाँ। तो मैं सबके साथ ठीक है, लेकिन ऐसे करते थे, लेकिन मैंने मन से ना भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। नहीं, वो तो अच्छी बात है। ये मूर्ति मुझे क्या देगी? अच्छा, आपका लॉजिक ये था? ऐसा लॉजिक था। ओके, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भगवान कहीं ना कहीं तो रहते होंगे? नहीं, तब तक तो नहीं। आपने किसी को पूछा नहीं कि वाकई में कोई धर्म गुरु ऐसा मिला हो जीवन में? कोई भी नहीं, कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं था। अच्छा, तो क्योंकि ये तो अभी की बात है, और आपका बर्थ कौन से? 86 में। तो मतलब अभी आप 36 के आसपास हैं, तो आपका मतलब 32 के आसपास ही ये ज्ञान का शुरुआत हुई। तो आपने काफ़ी सारा समय ऐसे निकाला जहाँ पे आपने किसी को कुछ नहीं पूछा। ऐसे अंदर से क्यूरियोसिटी नहीं होती थी? नहीं होती थी। आप आध्यात्मिक प्रवचन या कुछ सुनते नहीं थे? आस्था चैनल, कोई भी चैनल, कभी स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर? कुछ नहीं। ओके, तो फिर सडनली ऐसा क्या हुआ, जैसे आप कुछ कह रहे हैं लॉकडाउन में हुआ, क्या हुआ ऐसा? लॉकडाउन में कैसे हुआ कि मैं कॉलेज में टीचर थी। अच्छा। तो लॉकडाउन में मार्च में लगा, तो अप्रैल तक हमको काम था, तब तक तो कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद जो छुट्टी पड़ी, तब हमको ज्वाइनिंग नहीं किया नेक्स्ट ईयर। अच्छा। हाँ, जो नॉन ग्रांट के रहते हैं ना, उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया था। अच्छा। तो घर में बैठ के बहुत सारा टाइम था। तो टाइम का क्या करें? तो पहली टाइम मैंने भगवत गीता पढ़ा। अरे वाह, शुरुआत हुई, यही पहला। नहीं, पर ये क्यों ऐसा दिमाग में आया कि अब भगवत गीता पढ़नी है? इतने साल नहीं पता हुआ? हाँ, नहीं पता, नहीं, वो किसी ने मुझे प्रेरणा दी होगी। अच्छा, अब भगवत गीता पढ़ो। अच्छा, फिर पूरी पढ़ी आपने? हाँ, पूरी पढ़ी। तब बच्चा 3 साल का था, 2.5-3 साल का। तब वो दोपहर को जब सो जाता था, तब मैं थोड़ा पढ़ के खत्म कर दिया। अच्छा। फिर वो पढ़ा, तो उसके बाद मैंने शिव पुराण पढ़ा। अच्छा, शिव पुराण। हाँ, मतलब वो ऊपर वाला मुझे प्रेरणा दे रहा था कि आपने इतने जन्मों तक कुछ नहीं सीखा। अच्छा। अब तुम्हें सीखना है, इस 1-2 ईयर में आपको बहुत सारा सीखना है। अच्छा। तो मैंने शिव पुराण पढ़ा। अच्छा। उसके बाद रामचरितमानस पढ़ा। अच्छा। हाँ। वाह,
बहुत बढ़िया। मतलब रात को जग जग के पढ़ती थी। अच्छा, और मजे की बात ये कि मेरे हस्बैंड मुझे सब लेके आते थे। अच्छा, क्योंकि उनको पता था कि ये नास्तिक थी। अच्छा, ये पढ़ रही है तो चलो पढ़ो। मैंने जब Very बोला nice. शिव पुराण चाहिए वो ला के दिया, अरे। रामचरितमानस चाहिए वो ला के अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? दिया। वो डॉक्टर है। अच्छा, तो वो आस्तिक है? हाँ वो आस्तिक है। वो भक्ति मानते वगैरह हैं। करते हाँ हैं? भक्ति मार्ग मानते हैं। ओके, तो फिर किस तरीके से आपकी भावनाएं बदली, भाव बदले? हाँ जैसे जैसे पढ़ती गई ना, हाँ, तैसे समझ में आया कि ये ब्रह्मांड क्या चीज है। अच्छा। हाँ शिव पुराण से थोड़ा मैं पता थोड़ा चला। बेसिक क्वेश्चन आपको इसलिए पूछूंगा कि लोगों को ये बात पता चले। आपने पहले भगवत गीता पढ़ी तो आपको लगा होगा भगवान कृष्ण है। कृष्ण है हाँ। फिर जब शिव पुराण पढ़ा तो हाँ, लगा कि वही भगवान शिव है। तो एक्चुअल में कौन चलाता है? हाँ, हाँ तो फिर आपने रामचरितमानस पढ़ा तो फिर लगा भगवान राम है। राम है। तो निष्कर्ष कैसे निकला कि अब तीनों में से कौन से भगवान कौन फाइनल? भगवान क्योंकि है? आपने शुरुआत ही कौन ऐसी की है तो फिर क्या? हाँ, वैसे उस टाइम पे यूट्यूब पे भी बहुत सर्चिंग चालू था। अच्छा, हाँ, ओके, तो वैसे बापूजी का एक नहीं ये सब पढ़ा ना, तो उसके बाद अचानक से ना कल्कि का वीडियो है। अच्छा, कल्कि कल्कि अवतार का वीडियो। मैं कल्कि के बारे में ढूंढ रही थी कि फिर अब कल्कि अवतार होने वाला है। हाँ, हाँ, बापूजी का नहीं लेकिन ऐसे किसी ही और का। किसी ठीक और है, के, ठीक कि है। अब कलयुग है तो कल्कि अवतार होगा। फिर तो मुझे मन में था कि मुझे कल्कि अवतार से मिलना है। अच्छा, मुझे कल्कि जी से मिलना है। ओ, बहुत बहुत इच्छा थी मन में कि मुझे अच्छा, मिलना है उनसे। ओ हो, फिर ऐसे ही ढूंढते गई कि कहाँ होगा, तो उड़ीसा में कुछ तो संभल हाँ, गांव में उनका अवतार हाँ, हो चुका है। वहाँ संभल पे गाँव। उनके मंदिर वगैरह है। ठीक है, तो मन में था कि उनको मिलना ही, मुझे वो कलयुग में आ रहे हैं तो मुझे उनको मिलना ही है, ये था मन में। ओके, अच्छा, तो ये जो आप पढ़ रहे थे उस वक्त आपने क्या डिसाइड किया कि मैं कौन हूँ, उसका पता चला? नहीं नहीं वो नहीं पता तो चला। मैं आत्मा हूँ ये कब पता चला? भगवत गीता से। भगवत गीता से, उससे पहले नहीं पता था? कुछ भी और नहीं मान लो पता भी सुन भी लिया होगा तो आप मानते नहीं थे? मानते नहीं थे। ओके, तो भगवत गीता से पता भगवत चला मैं गीता से आत्मा हूँ। आत्मा। अच्छा, तो फिर भगवत गीता पढ़ने के बाद आपके जीवन में अचानक क्या ऐसा लगा कि यार अब तो लेट हो गया, हमें तो इसमें और स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि आपने दूसरी किताब तुरंत ही पढ़ी। तो ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट हुआ कि आपने दूसरी किताब तुरंत ही मंगवाई? नहीं है, वो तो ऊपर वाले की प्रेरणा है ऐसे। अच्छा, प्रेरणा हुई। ओके, राइट। तो चलिए, अब ये तीनों किताब आपने पढ़ ली, आपको पता चल गया कि चलो तीनों में से कोई तो भगवान है, कोई तो है। फिर उसके आगे जर्नी क्या हुई? हाँ, तो वो चौथी किताब कौन सी पढ़ी? हाँ, स्कंद पुराण बीच में पढ़ा, लेकिन अच्छा, वो छोटा था। अच्छा, वो एक पढ़ा। और उसके बाद कल्कि अवतार ही दिमाग में था। चलो, तो उसके बाद क्या हुआ? उनको ढूंढना है, तो उसके बाद मैं कल्कि का ढूंढने लगी यूट्यूब। अच्छा, हाँ, तो उस दौरान बापूजी का वीडियो आया। अच्छा, जो कल्कि अवतार का बापूजी का है, शायद यहाँ पे शूट हुआ था वो 37 हाँ, हाँ, तो फिर क्या उससे क्या समझ में आया बापूजी का वो वीडियो देख के? बापूजी का वीडियो ना, मुझे पहले तो कुछ भी पता नहीं था कि ये चतुर्युग क्या होता है, युगांतर क्या होता है, अर्ध प्रलय क्या होता है। वो सब मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन उस बेसिक मिल गई इन्फॉर्मेशन। राइट, बात सही है। अच्छा, फिर कल्कि अवतार वैसे बाद में मैंने जब आपने अच्छा पूरा वीडियो सुना तो उसमें तो बापूजी ने ये कहा था कि अब तो परिवर्तन होने का टाइम है। परिवर्तन होने वाला है। हाँ, तो फिर क्या दिमाग में आया आपके? परिवर्तन तब ऐसा नहीं लगा कि, तब भी यही था दिमाग में कि ठीक है मुझे मिलना है कल्कि अवतार से। अच्छा, परिवर्तन का कुछ नहीं था दिमाग में। अच्छा, मतलब इतना समझ में नहीं पता ही नहीं था परिवर्तन। तो अच्छा, फिर उसके बाद बापूजी के कौन से थोड़े वीडियो, उसके बाद अब मैं साइंस के रिलेटेड थे उन्होंने प्रेरणा दिला के मुझे साइंस रिलेटेड वीडियो दिखाए। अच्छा, मैंने ज्योति प्रकाश भाई का वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का था, हाँ, वो 2-4 वीडियो उनके देखे। अच्छा, और उसके बाद फिर बापूजी के और फिर देखने शुरू किए। ओके, तो फिर जीवन में क्या बदलाव आना शुरू हुआ? बदलाव मुझे ना पहले ना छोटी बात पे थोड़ा सा गुस्सा आता था कि मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा कम होने लगा है। अच्छा, ओके, उसके बाद अच्छा, जैसे अभी आप क्या काम करते हैं? अभी मेरा एक प्रोजेक्ट चालू है केमिस्ट्री का, वुमन साइंटिस्ट का प्रोजेक्ट चालू है 3 इयर्स का। ओके, तो ये गवर्नमेंट की ओर से? हाँ, गवर्नमेंट फंडेड है। ओके, ठीक। तो आप जो कार्य कर रहे हैं, अब ज्ञान भी आप समझ रहे हैं, तो इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी कुछ मिलती है आपको? हेल्प मिलती है? बहुत सिमिलरिटी है। बताइए उसमें। जैसे अब केमिस्ट्री में ना एक थर्मोडायनेमिक टॉपिक है। अच्छा, उसमें अब बापूजी के ज्ञान से पता चला कि हम आत्मा हैं और हमको अब परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन के लिए हमको एनर्जी अपनी रिस्टोर करके रखनी है।
वहां से लेनी है और फिर वायुमंडल में डालनी है। तो एक सेम कंसेप्ट कैसे आया कि थर्मोडायनेमिक में कंसेप्ट है कि जो सिस्टम है, मतलब हम अगर सिस्टम हुआ तो ये सराउंडिंग है। अच्छा। ओके, तो सिस्टम के भी ना टाइप्स होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, उसका उदाहरण लीजिए कि कप में चाय रखा है, तो चाय का भाप भी जा रहा है और एनर्जी भी स्प्रेड हो रही है। तो उसका एनर्जी एंड मैटर बोथ आर गेटिंग एक्सचेंज विद सराउंडिंग। ओके, ये ओपन सिस्टम हो गया। ओके, उसके बाद है क्लोज सिस्टम। अगर उस पे ढक्कन रखा तो वो भाप अंदर बाहर नहीं जाएगी, वो अंदर ही जाएगी। ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली, नो मैटर। ओके ओके, देन थर्ड है आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड में क्या हो गया, अगर थर्मास में रखा, इंसुलेटेड, तो थर्मास में रखा तो नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आल्सो। राइट। तो हमको भी ये सिमिलर कंसेप्ट है कि हमारी एनर्जी जो है ना, वो हमको रिस्टोर करके रखनी, जैसे हम थर्मास में है, मतलब ऑरा सील करके रखना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे साइंस से मैंने ये कोरिलेट किया। राइट। तो ये सीखने का आपको बीच बीच में ये मौका मिल जाता है, क्योंकि आप ये पढ़े हैं तो आपको पता है एनर्जी एंड मैटर वाली जो बात है, एनर्जी एंड मैटर की। ओके। और एक आइडियल सिस्टम एक होता है जहाँ पे ना इफिशियंसी 1 होती है। जैसे हम ना कोई इंजन होता है ना, तो इसकी इफिशियंसी कभी भी 1 मतलब 100% नहीं होती, कुछ तो एनर्जी लॉस होता है। तो वो लॉस इन एनर्जी है ना, उसको एंट्रोपी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एंट्रोपी इज गेटिंग इंक्रीज। तो जो अनअवेलेबल एनर्जी है ना, उसको एंट्रोपी बोलते हैं। तो हमको एंट्रोपी हमारी कम करनी है। जो किसी के साथ भी इंटरेक्शन, जो हमारा जो एनर्जी लॉस होता है ना, वो कम करना है। कम करना है, एग्जैक्टली। अच्छा, आपके हिसाब से केमिकल की दुनिया में सबसे पावरफुल केमिकल कौन सा होता है? वो तो सुपर एसिड्स होते हैं। सुपर एसिड्स होते हैं। ओके, वो क्या कर सकते हैं? मतलब उस एसिड, जो आप कोई भी एक एसिड का नाम बताइए, मुझे पता तो है नहीं। अच्छा, ट्रिफ्लिक एसिड है, बहुत सारे एसिड्स है, हाँ, सल्फर तो रिलेटेड एसिड्स है। वो एसिड का उपयोग कहाँ होता है और क्यों होता है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है? भैया उतना नहीं पता मुझे ज़्यादा। अच्छा, उसका ठीक है। तो ये ओवरऑल ये सभी एसिड्स का उपयोग क्यों किया जाता है? मतलब दवाइयाँ बनाने के लिए, चीज़ों को गलाने के लिए? दवाइयाँ बनाने के लिए भी होता है। कभी कभी क्या होता है, एक आध रिएक्शन होता है। सपोज मुझे ए से बी बनाना है, ठीक है, तो उसको ए में ए का कुछ फंक्शनल ग्रुप है, सपोज अल्डिहाइड है, एसिड है, उसको कन्वर्ट करना है दूसरे ग्रुप में, तो उसको सफिशिएंट एनर्जी चाहिए होती है। तो उस एनर्जी वो एसिड प्रोवाइड करता है। अच्छा। तो वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। एक्टिवेट हो जाने के बाद वो बी में प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, ओके, मतलब वो अपना रंग रूप बदल लेते हैं। हाँ। ओके, तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये इसलिए पूछा आपसे कि ये जो चीज़ें गुणधर्म बदलती है, तो एक ऐसे साइंस पढ़े लिखे लोग हैं तो हम यही सोचते हैं ना कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो अपना गुणधर्म बदल के एक दूसरा ही रूप ले लेती है। ए को बी से मिला है तो सी बन गया, और बी को सी से मिला है तो कुछ और डी बनता है। तो ये चीज़ जो बनती रहती है, और ऐसे ही अगर अपनी आत्मा की एनर्जी के साथ में कंपेयर करें तो किसी हम व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा और उनके विचारों से हम तुरंत ही हमारा भी मिश्रण बदल जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो मतलब आपको अजीब लगती होगी ना कि ये क्या चीज़ है। मतलब दुनिया में एक एनर्जी लेवल पे अगर हम देखें तो मनुष्य अपनी एनर्जी तो बदलता ही रहता है। तो ये सब चीज़ें से आपको आध्यात्म में समझना कितना आसान पड़ता है? ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिससे आपको ऐसा लगे अरे वाह, ये तो मस्त परमात्मा का कंसेप्ट है? हाँ, एक और कंसेप्ट है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी करके है। अच्छा। जैसे हम कोई कंपाउंड बनाते हैं ना, तो ये क्या बना है ये हमको पता करना है ना। हमने डाला है AB, उससे C बना है ना, तो हमको पता है कि इसमें इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होने चाहिए, इतने नंबर ऑफ कार्बन्स होने चाहिए, अच्छा, इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स होने चाहिए, ये हमको पता है क्योंकि हमने स्टार्टिंग डाला है। तो उसको कैरेक्टराइज करना है, जो कंपाउंड बनाया ना, तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है। अच्छा, तो उसमें एक स्पेक्ट्रोस्कोपी करके है। उसमें क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल सभी का एक ही होता है कि उस कंपाउंड को ना किसी चीज में डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, और उसको फिर एनर्जी से इरेडिएट करते हैं। एनर्जी से इरेडिएट किया तो उसमें से जो प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। वहां गए तो सपोज उसको एनर्जी दी तो वो ऊपर एक्साइटेड स्टेट में गया, तो अगेन वो नीचे आएगा, लेकिन उसकी एनर्जी ज्यादा थी ना, तो वो एनर्जी इमिट करता है।
अच्छा। नीचे आते समय, तो जो एनर्जी इमिट हुआ ना वो इंस्ट्रूमेंट कैच कर लेता है। अच्छा। हाँ, तो उसके आधार से हम पता करते हैं कि क्या बना होगा। वो अध्यात्म में हम ऐसे बोल सकते हैं, हम अभी यहाँ बैठे हैं, सपोज हमने बापूजी से योग लगाया तो हम में एनर्जी आ गई, तो हम विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी हो गए ना। हाँ, और वो एनर्जी हम आत्मा से हमारे पूरे शरीर में फिर ऑरा से फैलते फैलते बाजू में जाएगी और वो हमको मल्टीवर्स तक पहुंचानी है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अभी डॉक्टर श्रुति आप्टे जी से क्वेश्चन किया था, अभी ये क्वेश्चन आपसे भी पूछता हूँ कि आप वाइब्रेशन को किस तरीके से देख सकते हैं साइंस की भाषा में, क्या कोई है? वाइब्रेशन को तो अभी नहीं देख सकते, नहीं देख सकते क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी है वो भी थियोरेटिकल है अभी। क्योंकि जो एटम है, एटम बना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ओके, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी किससे बने हैं? तो अभी तक जो रिसर्च है उसके आधार से क्वार्क है सबसे छोटा। अच्छा। और थियोरेटिकली साइंटिस्ट ने बताया कि क्वार्क भी किससे बना है? तो वो स्ट्रिंग से बना है, मतलब ऐसे वाइब्रेशंस वो ऐसे भी हो सकते हैं या कॉइल भी हो सकते हैं, तो लेकिन वो थियोरेटिकल है, अभी उसका कोई प्रूफ नहीं है। मतलब स्ट्रिंग वाइब्रेशन ही, हम वाइब्रेशन पे आते हैं। हाँ, तो लेकिन उसका प्रूफ नहीं है अभी तक कुछ भी। ओके, तो ये मैं कहना चाह रहा था कि वाइब्रेशन को मतलब थियोरेटिकल तो प्रूफ है ना। हाँ, थियोरेटिकल प्रूफ नहीं, थियोरेटिकल मतलब मैंने बस बोल दिया, जैसे इक्वेशन पे आके रुके। तो इक्वेशन से प्रूफ नहीं होता है। नहीं, अभी प्रूफ नहीं होता है, सिर्फ ओरली जो बोला है वो प्रूफ। मतलब इस ये मानना, ये प्रूफ है। मेरा मानना है तो मेरा प्रूफ है कि मैं मानता हूँ ये हो सकता है, ये यहाँ जाके हो सकता है। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वाइब्रेशन को जैसे थियोरेटिकली प्रूफ नहीं किया जा सकता, क्या आत्मा को कोई तरीके से, जैसे कहते हैं केमिकल लोचा है इसमें, तो ये इसको प्रूफ करने के लिए कुछ है आपके पास ये साइंस में? साइंस के पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। विचारों को पकड़ सकते हैं, विचारों को क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, कुछ बोल सकते हैं केमिकली? विचारों को क्या बोल सकते हैं, वो जो है ना कुछ तो अल्फा बीटा गामा थीटा रेज निकालते हैं ना। हाँ, तो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। पर वो तो स्टेज है ना, अल्फा बीटा गामा, ये तो स्टेज है ना। विचारों की स्टेज है, विचारों की स्टेज है। हाँ, लेकिन विचारों को अभी नहीं पकड़ पाए। तो फिर आप ओरा को मानते हैं या नहीं मानते? ओरा, व्हाट इज ओरा आपकी भाषा में, साइंस की भाषा में? आप ज्ञान की भाषा में नहीं, साइंस की भाषा में ओरा होता है या नहीं होता है? ओरा होता है ना, होता है। हाँ, ओरा का स्कैनिंग इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिससे आसपास का एनर्जी, वो तो बराबर है। इमेज आता है। अब कोई केमिकल का भी ओरा होता है? हाँ, केमिकल का भी होता है। एक रिसर्च ये आया था कि एक सर ने क्या किया कि पानी लिया, हाँ, पानी का फोटोग्राफ लिया। वाटर हैज मेमोरी वाला? हाँ, नहीं, मेमोरी वाला नहीं। फिर उसका फोटोग्राफ लिया और उसके बाद उसी पानी को कॉपर के बर्तन में डाला, पित्तल के बर्तन में डाला, चांदी के बर्तन में डाला। अच्छा। और वहां पे उन्होंने कोई मंत्र पठन किया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर उसी पानी का फोटो लिया। ओके, तो उस पानी का फोटो और इस पानी का फोटो एक सॉफ्टवेयर में डाला, क्रिलियन करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें डाला, क्रिलियन फोटोग्राफी। हाँ, फोटोग्राफी। तो उसमें उसका डिफरेंट ऑरा दिखता है, वो वाटर का। बोतल का है पानी का? पानी के आसपास का जो ऑरा है ना, वो अलग दिखता है। अच्छा, तो मंत्र पठन से ऐसा इफेक्ट हुआ, ये उनका कंक्लूजन। अच्छा, ये कंक्लूजन था। तो मंत्र में, अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है कि मंत्र में से निकली हुई एनर्जी और ये पानी के बीच में कम्युनिकेशन जो हुआ है, वो साइंस की भाषा में कैसे समझे? वाइब्रेशन से हुआ या साउंड की कोई एनर्जी होगी उससे हुआ? किस तरीके से? हाँ, साउंड की एनर्जी से। साउंड की जो एनर्जी है उसमें भी वाइब्रेशन ही है, सब कुछ मिला के सब कुछ वाइब्रेशन। जैसे वाइब्रेशन को हिंदी में बोले तो कंपन है। मेरे गले में से जो कंपन हुई वो बाहर निकल आई, साउंड बना। अब साउंड की एक फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी है और इसकी लेंथ हो सकती है, जो जितना जोर से चिल्लाऊंगा दूर तक जाएगी। मतलब एक साउंड का ये वेव्स है। तो वो वेव्स पानी के साथ उसने इंटरेक्ट किया और पानी की एनर्जी को बदला, पानी की एनर्जी चेंज की, एनर्जी को चेंज किया। तो ये सब आप कंप्यूटर में आप देख सकते हैं अपनी लैब में, सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। ऐसे ही पानी के सिवाय अगर कोई केमिकल चीज रखी हो उसमें भी ऐसे ही इफेक्ट होता है? किसी ने किया तो नहीं अभी तक। किया तो नहीं है, करना चाहिए। मैं अभी वो बहन का इंटरव्यू ले रहा था, तब मैं सोच रहा था कि जैसे एक पेड़ पे ना एक फल लगा है,
अब जैसे पानी के ऊपर तो बहुत सब लोगों ने किया, पर उस फल को पेड़ के साथ ही लगाया और हम अपने विचारों से उसको बड़ा बुरा बोल रहे हैं। अब उसका ओरा हमें चेक करना चाहिए, और एक अच्छा बोल रहे हैं दूसरे पेड़ में तो उसका ओरा चेक करना चाहिए, और फिर उसका रिजल्ट दुनिया के सामने लाएं तो अच्छे और बुरी की बात समझ में आए। जैसे वो चावल का एक्सपेरिमेंट है ना, कि अच्छे चावल बने हुए थे, उनको अच्छा बोला गया तो वो 15 दिन तक अच्छे रहे, और बुरा बोलते गए तो कुछ ही दिनों में वो खराब हो गए, काले पेड़ का भी वैसा ही है। हाँ, पेड़ का भी किया, मुझे याद पेड़ का तो बोस है ना अपने साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, उनका था ना। क्या था? बहुत पुराना है वो। प्लीज बताइए, कुछ याद? वही कि पेड़ को भी संवेदना होती है, वो उनका था ना। अच्छा। कि अगर उनको अच्छा बोला तो वो बहुत अच्छे से भरते हैं, लेकिन अच्छा। उनको बुरा बोला तो वो मुरझा जाते हैं। हाँ, ये तो कॉमन सेंस में तो पता है। हाँ। पर मैंने सोचा शायद कुछ उसमें स्पेशल बात है। अच्छा, ये इसलिए आपसे ये सब तर्क वितर्क कर रहा हूँ क्योंकि एक आम इंसान जो है वो, जैसे आप पढ़े लिखे हैं इस लाइन में, तो एक आम इंसान नहीं पढ़ा होता है, इनको ये सब पता नहीं होता है। हमारी बातों से है ना उसको कुछ क्लू मिल जाए, है ना। तो अब आत्मा को भी नहीं कर सकते, वाइब्रेशन को भी अभी समझ रहे हैं। आत्मा की एनर्जी को समझने के लिए कुछ ओरा के सिवाय और कुछ है? नहीं है। ओके। एक टीचर थी, मुझे मेरे एक सीनियर सर बता रहे थे, लेकिन वो भी मानते नहीं है, लेकिन उन्होंने वो नेगेटिव व्यू से मुझे बताया कि वो जो टीचर थी उनका एक प्रोग्राम था, उसमें एक डाला कि एक कॉकरोच था, उस कॉकरोच वो जिंदा था, उसको एक गिलास में पानी रखा और उसमें डाल दिया, और जिंदा को? हाँ, जिंदा को। अच्छा। तो उसको क्लोज कर दिया पूरे अच्छे से, और फिर वो मरा होगा ना पानी में डाला। हाँ। तो मरा तो वो ग्लास टूट गया। अच्छा। हाँ, फिर ऐसा उन्होंने बताया था कि टूट गया, मतलब उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि उसमें से उसकी आत्मा बाहर जाने के लिए वो टूट गया, ऐसे बताया। अच्छा। लेकिन आत्मा तो कहीं से भी जा सकती है। वो तो ट्रांसपेरेंट है ना, आत्मा तो अकेली नहीं निकल सकती ना, वो तो सूक्ष्म शरीर के साथ ही निकलेगी। अच्छा, मतलब ये कोई आपने ये जो आप कहा है, हाँ, इसने कभी टीचर ने, हाँ, नहीं मतलब गूगल में कभी सर्च किया है ये इसके बारे में, या कोई गूगल पे नहीं, बस एक टीचर ने बोला था ऐसा। अच्छा। तो मे भी पर्सनल लेवल पे किया होगा भी उन्होंने। हाँ, पर्सनल लेवल पे। हाँ, तो ये हो भी सकता है। ये जब मैं छोटी थी ना, तब ये शायद वायरल हुआ था। अच्छा, तब की बात है। वायरल हुआ था ये तो आप इसको क्या समझते हैं? आप इस बात को क्या ज्ञान से आत्मा तो नहीं निकल सकती है सिंगल, वो तो सूक्ष्म शरीर बना है अग्नि और वायु से और आकाश से, तो वो वायु तत्व जो होगा उसकी वजह से वो ग्लास शायद टूटा होगा। लॉजिकली अगर सोचे, लॉजिकली और मजाक की बात में सोचे तो पानी में अगर हम इस तरीके के फेंक देंगे तो बम फूटते ही रहेंगे आगे। खैर, जो भी है, ये एक मजाक की बात है, मुझे भी नहीं पता। हाँ, आप बहन को भी नहीं पता, इसको केमिकली प्रूफ नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की जो बात है वो एटम्स में होते हैं? एटम में होता है। और एटम्स जो है हर चीज में होते हैं? हर चीज में होता है। पानी में, ईंट में, पत्थर में? पानी भी किस चीज से बना है? H2O। हाँ, H वाटर के 2 एटम से और ऑक्सीजन का एक एटम है। वो एक बॉन्ड से बंधे हुए हैं। मैं एकदम बेसिक लेवल पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे बेसिक लेवल के भाई बहन भी ये बात को समझ सकें, तो उनको साइंस थोड़ा समझ आए। तो हर चीज जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो कैमरे में सब आ रही है, हर चीज, चाहे वो कोई भी सिंथेटिक हो, प्लास्टिक हो, कोई भी हो, क्योंकि प्लास्टिक भी पॉलीमर से बना है, उसमें भी कार्बन है। सब्जी, हाँ, सब में उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन है, ऑक्सीजन। ऐसी कौन सी चीज है वो उनसे नहीं बनी हो? ऐसी कोई चीज है? नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। इन आंखों से देखने वाली कोई चीज उससे नहीं बनी? नहीं। कोई केमिकल? हाँ, सब चीज उनसे ही बनी। सब चीज मतलब ये हुआ कि दुनिया की उत्पत्ति इन्हीं से हुई, अगर लॉजिक भाषा में कहें तो। ओके, तो सिर्फ लॉजिक को यूज किया जाए तो सिर्फ यही हो सकता है कि हमारी अंदर की आत्मा की एनर्जी, आत्मा ही इन चीजों से नहीं बनी होगी, क्योंकि अभी तक हमने चेक किया नहीं है, इसलिए एक लॉजिक का बेनिफिट उसे दे देते हैं कि भाई इससे नहीं बनी होगी, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को फोर्स कौन देता है? उनकी खुद की एनर्जी है ना। खुद की एनर्जी है। वो कहाँ से आई? हाँ, वही तो ढूंढ रहे हैं ना कि वो किस चीज से बने हैं। अंदर जाए तो वो कॉर्क तक पहुंचे। तो अच्छा, इसको तोड़ते तो गॉड पार्टिकल पहुंचे? हाँ, कि नहीं पहुंचे? कॉर्क तक पहुंचे। क्वार्क तक।
उसके बाद में क्या आता है? कुछ नहीं। क्वार्क के बाद क्वार्क के सम कॉम्बिनेशन से प्रोटॉन बना है। अच्छा, ऐसा है। अच्छा। हाँ, तो एटम है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बना है, उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बना है, लेकिन अच्छा। क्वार्क किससे बना है ये पता नहीं है। ये नहीं पता। हाँ, उसके लिए तो स्ट्रिंग थ्योरी बोली ना कि हाइपोथेटिकली। साइंस वालों ने अभी तक ऐसा कोई निचोड़ किया या एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमारे विचार इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे धक्का मारे या हले? नहीं शायद। जैसे कोई बोलते हैं कि हम अपनी एनर्जी से ये चीज़ को यहाँ से वहाँ कर दे या चम्मच मोड़ दे या कुछ भी कर दे, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा साइंस ने तो कुछ प्रूव ऐसा पॉसिबल नहीं? नहीं, ये तो आत्मा की पावर से ही हो सकता है। नहीं, अच्छा, ये टेलीपोर्टेशन तो फिर कैसे होगा? टेलीपोर्टेशन कैसे होगा? अगर हमारे विचारों से ही अगर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं हिल सकते, कोई चीज़ नहीं हिल सकती, तो फिर टेलीपोर्टेशन की जो बात थी, जैसे ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आ गए, नीचे से ऊपर चले गए, तो इसका मतलब ये तो आत्मा की एनर्जी से हुआ ना, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो आत्म तत्व है इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कोई लेना है। ये सिर्फ किराए के घर में आके बैठे, वो तो बहुत लो एनर्जी स्टेट हो गई। तो हमारे शरीर का हर सेल जो आप देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ ये साइंस प्रूव कर चुका है। क्योंकि हम खाते क्या है, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, सब बने हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह से। अच्छा, ओके, मतलब और डीप में जाके आपने ये बताई बात, क्योंकि हमें तो ये नहीं समझ आता ना कि क्या हम खा रहे हैं उसका क्या। हम बॉडी से अगर करें तो हमारे अंदर अभी सपोज हमने प्रोटीन खाया तो कार्बन आ गया, अमाइड बॉन्ड आ गया, तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाँ ठीक है, तो उसका एटम हो गया। एटम के अंदर हर कार्बन के अंदर उसका न्यूक्लियस है, और वो एक कार्बन नहीं है, वो बहुत लॉन्ग चेन है, हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते, इतना कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन से, ऑक्सीजन से। तो उसका खुद का एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर क्वार्क, और क्वार्क के अंदर जाए तो वो कहाँ से आता है? हाँ, वो तो कैसे? तो वो तो आत्मा से ही आता है सब पावर। ठीक है, मुझे ये बताओ कि हमारे इस शरीर के अंदर उन्होंने कुछ गिनती की है कि कितने एटम्स होंगे? नहीं? कोई आपके पास ऐसी कैलकुलेशन है जिसके अंदर फिक्स हो कि इसके अंदर 50 एटम है, या ऐसी कोई भी चीज़, जैसे पानी का एक ड्रॉप ले लिया, तो एक ड्रॉप, एक बूंद के अंदर मान लो वो बहुत छोटे से छोटा लेवल पे है, जैसे ml में भी सबसे छोटा ml, तो उसके अंदर कुछ साइंस ने गिनती निकाली है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। वो तो बहुत डीप में जाएगा कि वो तो 6.023 × 10⁻⁻23। अच्छा, वो एवोगाड्रो नंबर होता है, वो एटम का बहुत डीप में हो जाएगा वो। अच्छा, हाँ, वो जरा हेवी हो जाएगा। हाँ, वो तो हैवी तो हो ही जाएगा, पर मैं सिर्फ यही समझना चाहता था कि अगर इन्होंने कोई भी चीज़ का इस तरीके से नंबर में रूपांतरित किया हुआ है कि एक बूंद पेट्रोल रखो, एक बूंद पानी रखो, एक बूंद घी रखो, एक बूंद ये रखो। अब मेरी खोपड़ी थोड़ी ज़्यादा तेज है इस मामले में, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, तो मैं ये समझना चाहता था कि अगर हमारा अंदर शरीर में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एटम्स कितने हैं ये नहीं पता है, तो फिर जब भी वो लोग एक्सपेरिमेंट करते होंगे तो इसके ऊपर फोकस करते हैं ये लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। जैसे आपने कहा कि हमारी जो दवाइयाँ बनने वाली है उसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, हाँ, है ना? थोड़ा सा बताइए क्या रिसर्च करते हैं? अच्छा, हम मेरा क्या काम है कि मुझे एंटी कैंसर कंपाउंड बनानी है। हाँ, तो मैंने एक स्कीम डिजाइन किया, हाँ, लिटरेचर सर्वे किया कि कौन कौन से कंपाउंड से वो एंटी कैंसर एक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने मेरा स्कीम प्लान किया कि मुझे इससे ये बनाना है। ठीक तो है, वो स्टार्टिंग मटेरियल मैंने परचेस किया और उससे मैंने रिएक्शन कर करके वो प्रोडक्ट बनाया। अच्छा, ठीक है, हाँ, तो उसमें भी यही होगा ही, इलेक्ट्रॉन, एक होगा, ये सब में है, स्थूल चीज हर चीज में होगा, स्थूल हर चीज में, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, रेत के कण लिए तो उसको उसमें सिलिका है। जो कैंसर के सेल को आप किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किस तरीके से आप कहेंगे कि भी इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या प्रोटॉन कम है, ऐसा कुछ कभी हुआ रिसर्च? नहीं, फिजियोलॉजी का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। अच्छा, उसको फिजियोलॉजी। अच्छा, मैं तो ये भी नहीं मेरा पता। बायोलॉजी नहीं था ना पहले ज़्यादा, अच्छा, उसका ज़्यादा पता नहीं। तो आप केमिकल के ऊपर ही बेस काम करते हैं, तो आप ऐसी दवाइयाँ के ऊपर फोकस करते हैं जिससे ये आपका कैंसर क्योर हो सके। लेकिन ज्ञान में आने के बाद क्या हुआ कि कैंसर कहाँ से आता है। अभी बापूजी का वीडियो किया कि कैंसर क्यों होता है, तो कैंसर आपके आकाश तत्व में जो रिकॉर्ड पड़ा है, आपके पूर्व कर्म का जो संचित है, तो उससे आपको कैंसर हो जाता है।
वो तो कोई भी बीमारी तो हाँ, वहीं तो से हो आती जाता है है। ना। लेकिन अगर इससे कंपेयर करें तो इसको कोई मतलब ही नहीं है ना, हम ये दवाई ले या वो दवाई ले। नहीं, मैं वहीं पे आने वाला हूँ मुड़ के कि जो दवाई उस पे काम कर रही है, केमिकली हमें हेल्प कर रही है, अगर हम वो केमिकल ना लेना चाहें तो उसका अल्टरनेटिव क्या? अल्टरनेटिव आपको आपके आत्मा की पावर बढ़ानी वही पड़ेगी। होगा। ओके, वही वही बापूजी तो ज्ञान में यही बोले ज्ञान। हैं कि आत्मा की पावर बढ़ेगी तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर चार्ज होगा, तो ही ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो संरचना खराब हुई है वो उस पर कार्य करेगी। अच्छा, आपने कभी ऑन स्क्रीन पेपर पे स्क्रीन पे, जैसे ये स्क्रीन है, आपने कभी कोई चीज़ जैसे एक बूंद कोई भी चीज़ रखी केमिकल की, उसको ऑन स्क्रीन देखा है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा वो तो माइक्रोस्कोप के नीचे ही पता चलेगा ना। पता चलता है। क्यों, मेरा कहने का जैसे AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर आजकल बहुत काम हो रहा है, तो वो जो कार्य हो रहा है वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ सोच रहा है और वो चीज़ बना रहा है। मतलब आप समझिए कि एज ए ह्यूमन जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो भी एक एनर्जी से वो चीज़ बना रहा है। जैसे हमने माइंड में कमांड डाला वो चीज़ बना रहा है, ऐसे ही कंप्यूटर में कमांड डाला वो भी बना रहा है। एनर्जी दोनों ही जगह लग रही है, लेकिन हमारी एनर्जी एक आत्मा की है और उसकी आर्टिफिशियल। पर वही उसके अंदर कोई तो रिकॉर्ड ऐसा होगा ना। जैसे अभी हमारे एक भाई ने एक फ़ोटो भेजी एक लड़की की और मुझे बोला कि ये AI ने बनाई है। अब मैं ये सोचने लगा कि है तो लड़की, हमें दिख रही है, लेकिन उसके दिमाग में इसको बनाने का आइडिया कहाँ से आया? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना। तो मैं भी यही सोच रहा था कि ये जो एटम्स है इसके अंदर ये कैसे एनर्जी का मूवमेंट होता है या ये कहाँ से आता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में भी है तो ये तो जानवर में भी है, जानवर की बॉडी में भी है, अमीमा भी है, तो यही दिमाग चलता है कि एनर्जी लेवल पे ये सब कैसे काम करता होगा, है ना। क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की तरह दिमाग चलता है हमारे पास फिजिकली ये सब लैब वगैरह नहीं है। चलो इस टॉपिक को यहाँ बदलते हैं थोड़ा सा। तो अध्यात्म में आने के बाद आपका जीवन कैसे बदला, पूरी सोच कैसे बदली? सोच मतलब जैसे ज्ञान आया ना तो थोड़ा थोड़ा वैराग आने लगा। अच्छा। कि ये जो चीजें है, वैसे पहले से देखा जाए तो मैं अकेली रहती थी, मुझे 2-4 ही फ्रेंड्स रहते थे। अच्छा। हाँ, बचपन से। ठीक है। हाँ, तो ज्ञान में आने के बाद जो बाकी का भी था ना वो भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली कम होने लगा। ओके, वैराग आने लगा। ओके, मन के ऊपर मन में क्या चेंजेस है आपके, मन कैसे बदला? मन में भी मुझे पहले से इच्छाएं बहुत कम थी। अच्छा। बहुत कम थी क्योंकि नॉर्मल फैमिली थी। अच्छा। हाँ, फादर टीचर थे तो जितना चाहिए उतना मिलता था, तो वैसे ही हम ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होते थे। जैसे अच्छा। डाइवर्ट होना वैसा कुछ नहीं था। ओके, तो अब आप अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? बस अब बापूजी से योग करा रहे हैं। योग कर रहे हैं। बापूजी करवा रहे हैं सब। तो अब जीवन का लाइफस्टाइल और पहले के जीवन का लाइफस्टाइल में क्या फर्क है? बहुत अंतर है। बहुत अंतर। बहुत अंतर है। अब सुबह उठे तो ऐसा था कि चलो अब बस टिफिन बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। अब लक्ष्य अलग है। अब मुझे परिवर्तन करना है। अब मुझे पहले संकल्प डालना है कि मुझे थोड़ा सा तो 1-2 मिनट तो कर सकते हैं कि सुबह उठे तो संकल्प डालना है, बापूजी हमको पावर दो, हमको परिवर्तन करना है। अब जो अब नॉर्मली कितने घंटे काम करती है आपका? मैं सुबह 8-9 बजे जाती हूँ और शाम को 5 बजे आती हूँ। अच्छा। और इन बिटवीन खाना खाने आ जाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो काफ़ी आपका ये रहता है। तो अध्यात्म के लिए अब जैसे आपने कहा कि अब स्व परिवर्तन कितना आपको लगता है कि मेरा हुआ है? स्व परिवर्तन अब बोले तो पहले जो स्वभाव था वो तो अभी भी है, क्योंकि आइसोलेटेड तो पहले से ही थी। कुछ ज्यादा ये चाहिए वो चाहिए वो भी नहीं था, लेकिन ज्ञान में आने के बाद ना लक्ष्य बदल गया। लक्ष्य बदल गया। अब क्या लक्ष्य है? अब ऐसे कि अब मैं काम भी करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ये काम भी क्यों करना है, बस दाल रोटी के लिए करना है, उससे कुछ मीनिंग ही नहीं है उस काम का। राइट 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 राइट। तो अब लक्ष्य क्या है जीवन का? लक्ष्य सिर्फ एक ही है, बापूजी को प्रत्यक्ष करना है, सब परिवर्तन करना है। आपने बचपन में थियरी ऑफ कर्म तो सुना ही होगा? नहीं, कुछ नहीं, मुझे बचपन में कुछ भी नहीं, कोई मेमोरी नहीं है आपके पास? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आपने थियरी ऑफ कर्म कब सीखा? भगवत गीता से। भगवत गीता। तो जब आपने ये सुना तो आपके अंदर क्या ऐसा विचार आया कि अब मुझे इसको फॉलो करना चाहिए? फॉलो मतलब
बस विश्वास क्यों आया? इनपुट लेती गई, इनपुट लेती गई। भगवत गीता में ये था, ठीक है, वो स्टोर हो गया। फिर अच्छा, फिर शिव पुराण में क्या आया, वो स्टोर होता गया। तो उसके बाद सवाल आया कि सच में बड़ा कौन है, कृष्ण बड़े हैं या शिव बड़े हैं? इधर बता रहे कि शिव बड़े हैं, उनसे सब निकला है। कृष्ण बता रहे कि मुझसे सब निकला है। न वो ठीक है, वो सब ठीक है। मेरा क्वेश्चन का मतलब ये था कि आपके अंदर ऐसा क्यों आया कि अब मैं थियरी ऑफ कर्म को फॉलो करूंगी? पहले तो पता ही नहीं था, तो नहीं करने का मतलब नहीं था। अब क्यों ऐसा विश्वास आया कि मुझे करना चाहिए? मतलब टाइम मिला ना। जैसे रिकॉर्ड तो पहले से ही होगा, आत्मा में रिकॉर्ड तो है पहले का, वो कोई पर तो दबा हुआ था। जैसे टाइम मिला, लॉकडाउन में घर में थे तो बहुत टाइम था, तो टाइम मिला तो खुद को जरा सा परखने का मौका मिला। तो मतलब ये हुआ आज की दुनिया में क्या हो गया है, सब बाहरी दुनिया में भटक रहे हैं। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, घूमना है। तो आपको आत्म जागृति का मौका मिला। यस। और उससे ही धीरे धीरे एक बिलीव आया कि देखो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है अच्छे कर्म में, तो मुझे भी करना चाहिए। फिर आत्मा कल्याण के ऊपर आपने अपने ऊपर क्या एक्शन लिए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए? बस हमें कर्मयोग करना है। कर्मयोग करना है, सबसे बड़ा कर्मयोग। क्योंकि हम 1 घंटे भर में क्या आधा घंटा भी बैठ नहीं सकते, क्योंकि सब रूटीन ऐसा है कि टाइम ही नहीं मिलता। ज्ञान से हमें योग करने में कितना हेल्प मिलती है? ज्ञान सुनने के बाद, समझने के बाद? ज्ञान से ही सब शुरुआत होती है। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए तो बापूजी ने पहला टॉपिक ज्ञान ही रखा है। राइट है। अभी आपके कोई मेडिटेशन का कोई ऐसा योग का अनुभव है तो आप बता सकते हैं? मेडिटेशन में बस शुरुआत में जब बापूजी के वीडियो देखती थी ना, जी। बस एक सपना मुझे ऐसा आया था कि बापूजी मेरे घर पे आए हैं। अच्छा। और मेरे घर पे ना कोई भी उनसे बात ही नहीं कर रहा है। अच्छा। मतलब बहुत बुरा, बस इतना ही सपना था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अच्छा। और कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, बस इतना सही कि अच्छा। मुझे बाद में ऐसे पता चला कि ऐसा क्यों हुआ होगा, कि मुझे कुछ तो फेस करना है, प्रॉब्लम्स आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा ऐसे। नहीं, तो कोई मन के भाव हो गए इस हिसाब से, क्योंकि आप जैसे कह रही है कि आप ही बापूजी का ज्ञान सुनते हैं ना घर में, इसीलिए हो सकता है। बस बच्चे को थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। अच्छा। वो भी उसको आप सिखाते हो ना थियरी ऑफ कर्म? सिखाती हूँ हर चीज बचपन से। आपको ऐसे रिग्रेट होता है कि मेरे माँ बाप ने क्यों नहीं सिखाया मुझे बचपन से, नहीं तो मैं ज्यादा बेहतर बन सकती? लगता है कभी कभी, लेकिन ठीक है, हर चीज का टाइम होता है। टाइम तो होता है। तो आप बचपन में रामायण महाभारत भी कभी नहीं देखे टीवी में? देखा था बचपन में। हम जो थे DD1 ही था, तो रामायण वो सीरियल नहीं था, लेकिन श्री कृष्णा सीरियल था, जय हनुमान था, तो अच्छा, वो देखा करते। तो वो देख के आपको क्या लगता था कि भाई फालतू कहानियां बनी हुई हैं? हाँ, कहानी से नहीं होता होगा कुछ तो। कभी कभी मन में ऐसा ही आता था कि मंदिर है, सपोज कि ये बहुत हजारों साल पुराना है, ऐसे सुनते हैं ना कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो सब बहुत पुराना है, जो कि आज के लोग भी कर नहीं सकते, इतना पुराना है। तो ऐसा सिर्फ लगता था कि कोई तो होगा जिसने बनाया, लेकिन अभी वो नहीं है यहाँ पे। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये धरती से ऊपर भी कुछ होना चाहिए? जब इतना अंदर हम घुसे हुए हैं साइंस में, ऊपर का भी तो साइंस होना चाहिए, ऐसा नहीं लगा? स्पेस में या कहीं? नहीं, स्पेस का ऐसा नहीं कुछ ज्यादा विचार आया। बस कोई तो है, लेकिन वो अभी डिसअपियर हुआ है। उसके पास पता नहीं पावर नहीं है, वो आ नहीं रहा, क्योंकि अच्छा एक मेरा पूरा करिए। क्योंकि सीरियल में तो दिखाते हैं ना कि जैसे किसी ने तपश्चर्या की तो भगवान प्रकट हो गया, आशीर्वाद दे दिया, तो वैसा अब क्यों नहीं हो रहा है? तो वो थे एक जमाने में, लेकिन अब नहीं है। बस इतना बचपन से थोड़ा दिमाग में था कि वो अब नहीं है, इसीलिए मैं भी नास्तिक बनी होगी कि अभी किसी को कोई आ नहीं रहा है मदद करने के लिए। मेरा एक फनी सा क्वेश्चन है, भले मुझे लोग पागल कहें, पर हवा का जो कण होता है उसके अंदर भी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? हवा भी किससे बनी है ना, हवा भी ऑक्सीजन है। अच्छा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन एटम हुआ ना, तो एटम के अंदर फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अच्छा। और सिर्फ ऑक्सीजन है ऐसे नहीं, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो हवा के बीच में कोई स्पेस होता है या नहीं होता है कि ये इलेक्ट्रॉन उड़ते ही रहते हैं? हाँ, वो इलेक्ट्रॉन उड़ते ही रहते हैं। मतलब जो हम आंखों से देख रहे हैं, हर चीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उड़ रहे हैं। और सबके अंदर कितना बड़ा रियलाइजेशन है। सबके अंदर फिर क्वार्क है, और क्वार्क के अंदर जो हाइपोथेसिस है वाइब्रेशंस है। अच्छा, वाइब्रेशंस क्या है? वो तो सिर्फ एनर्जी है। वो तो सिर्फ एनर्जी है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो आंखों से इस वक्त दिख रहा है ये सिर्फ एनर्जी है, हम देख रहे हैं। एनर्जी, लेकिन उसको समझ नहीं सके। अगर साइंस की भाषा में कहो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उड़ रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं,
अंदर हाँ, गए, air सांस जाता बाहर निकालते हैं तो ऐसी तो कोई हाँ, स्पेस होगी जहां पर ये है ही नहीं। हाँ, एयर तो ऊपर नहीं है ना, ऊपर चले जाएंगे तो वहां नहीं होगी। कम कम हो जाता है। फिर तो ऊपर जाएंगे तो 100 किलोमीटर ऊपर तो हवा भी नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है ना, इसीलिए तो ऊपर जाए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते थे ना। हाँ, ये तो बात ठीक है। तो ग्रेविटी का इससे कोई लेना देना है कि ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स है? हाँ, ग्रेविटेशनल सिर्फ फोर्स है, उसके अंदर तो कुछ ऐसा नहीं होता है। नहीं, अभी ढूंढा नहीं है किसी ने, ग्रेविटॉन करके ऐसे थियोरेटिकली है वैसे देखा जाए तो। मैंने एक चीज सुनी थी डिस्कवरी चैनल के एक प्रोग्राम में कि भाई सूर्य में से फोटोन निकल से वो दीवार को भी क्रॉस करके निकल जाता है। ऐसी क्या, मतलब उसको आप समझा सकते हैं क्या है ये? दीवार मतलब कांच से तो जा सकते हैं ना। हाँ? कांच से तो आर पार जाते ही ना। अच्छा, मुझे एक और बात समझाओ कि जैसे एक शीशा है, शीशे का एक बॉक्स है, यहाँ एक पंखा चालू है, वो बॉक्स के अंदर उसकी हवा नहीं जा सकती क्योंकि शीशा है। तो अब उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो अंदर की हवा है, ठीक है, वो तो वही होगी, पर जब बाहर से उसके ऊपर फिर फोकस किया जाता है तो अंदर तो नई हवा नहीं जा रही है, मतलब अंदर की जो है वो वही रहेगी। तो शीशे को ये क्रॉस नहीं कर सकते। शीशे का मटेरियल अलग है ना, उसका शीशे का मटेरियल, शीशे का जो है सिलिका है ना उसमें। अच्छा, सिलिका है तो उसका पैकिंग स्ट्रक्चर अलग है। अच्छा, हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। क्रिस्टल आप लेंगे तो कोई क्रिस्टल सिलेंड्रिकल है, कोई सर्कुलर है, कोई हेक्सागोनल है, तो हर एक का पैकिंग अलग होता है। वो अगर क्लोज पैकिंग है तो उसके अंदर जगह ही नहीं है ना जाने के लिए। लेकिन वो चीज किससे बनी है? वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब हुए एटम। तो स्ट्रक्चर उसका अलग है। हाँ, स्ट्रक्चर अलग है। ओके, खैर ये तो मेरा दिमाग तो कुछ ऐसे ही तरीके की सवाल ढूंढ रहा है समझने के लिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो है, पर कोई बंदा नहीं मिलता ऐसा कि ऐसी ऐसी बातें करें, क्योंकि बहुत कम ही लोग इसके जानकार होते हैं। पर एक ये भी तो दुनिया है ना, सोचा जाए तो, अगर बैठ के आंखें खोल के सोचे तो ये अनसीन है ना, पर है तो सही। हम वही चीज़ें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, पर नहीं समझ पा रहे हैं। सूर्य से जो एनर्जी निकली, जो फोटॉन्स निकले, जो दीवार क्रॉस करके घर में आ गए, तो हम उसको नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे, पर साइंस थियरी तो थियरी बनाया जा रहा है। ऐसे ही आत्मा की एनर्जी जो है परमात्मा से रेडिएट होके यहाँ हजारों अरबों खरबों किलोमीटर, ये सब पूछने का कारण ये है कि जो परमात्मा की एनर्जी हर पल जो, क्योंकि जब ये इतना कुछ उड़ रहा है तो भगवान की एनर्जी भी घूम रही है, उस एनर्जी को हम ले रहे हैं और महसूस नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उसको अपने बिहेवियर से महसूस कर पा रहे हैं कि यार मैं बदल गया, मन बदल गया, एक अनुभूति कर रहे हैं। अब ये आत्मा है तो एक अनुभूति बढ़ी कि हाँ, जो मैं जिंदा हूँ, मेरी एक लाइव एनर्जी है, परमात्मा की लाइव एनर्जी निकल रही है और यहाँ आ रही है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, ये मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है। पर कागजों पे ये प्रूफ नहीं हो सकता है, कोई दूरबीन से प्रूफ नहीं हो सकता है, कोई टेस्ट इसको नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आत्मा की एनर्जी है और आत्मा की एनर्जी जो है सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, इसका एक अच्छा उदाहरण है, मैक्स प्लांक्स करके एक साइंटिस्ट थे। हाँ, तो उनका ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे काम था। क्या था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा। मतलब एक ब्लैक बॉडी मतलब वो पूरा एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेगा, कुछ इमिट नहीं करेगा। अच्छा, नहीं हाँ, उसको लेकिन आइडियली देखा जाए ना तो ब्लैक बॉडी भी थोड़ा इमिट करती है रेडिएशन, उसमें से थोड़ा सा रेडिएट करती है। तो उनका कुछ काम चल रहा था लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था, उनके मन में जो था वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उनके पिताजी और दादाजी थे ना, उनको बहुत मानते थे और वो पियानो बजाते थे। तो पियानो बजाते बजाते एक दिन जब उनको फ्रस्ट्रेशन आया ना, तब उन्होंने पियानो बजाते बजाते वो सो गए दादाजी की याद में। तो उनको सपने में उनके दादाजी आए और उनको दादाजी ने वो प्लांक्स को कुछ मैसेज दिया। वो कुछ ऐसा था कि जो यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है वो सब एनर्जी के स्मॉलेस्ट पार्टिकल में फ्लो हो रहा है। मतलब एनर्जी इज क्वांटाइज, जो टर्म है ना, तो वो कहाँ से आई? उनके दादाजी का शरीर था, वो एक शुरुआत में दादाजी का फेस दिखा, उसके बाद वो फेस डिसअपियर हो गया, वो सिर्फ एनर्जी रह गई और वो खुद को भी वहां ना एनर्जी के रूप में देख रहे थे सपने में। तो सपने में उनके दादाजी ने उनको बताया कि एनर्जी फ्लोज इन कंटिन्यूस विथ सम क्वांटा, मतलब एनर्जी है ना उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्वांटम है।
अच्छा। और वो उन्होंने फिर दूसरे दिन जब सो के उठे तो वो लैब में जल्दी गए, तो तब उन्होंने एक जो हाइपोथेसिस किया कि नया एक नियम निकाला, लॉ निकाला कि एनर्जी इज क्वांटम्स, एनर्जी फ्लोज इन कंटिन्यूअस मैनर। अच्छा। और वो क्वांटा के फॉर्म में, जैसे बापूजी बोलते हैं ना कि परम प्रकाश की एक बूंद भी आ जाए, तो हम उसके साइंस की भाषा में बोल सकते हैं बूंद इज द स्मॉलेस्ट एनर्जी, राइट, फोटोन जो बोलते हैं ना। तो मतलब उन्होंने भी फिर कैसा ना कि उन्होंने भी लास्ट में सब इसी के बारे में बोला कि कॉन्शियसनेस से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मतलब उन्होंने जो हम बचपन में स्कूल से पढ़ रहे हैं कि मैक्स प्लांक ने ये किया, और भी साइंटिस्ट है, हाइजेनबर्ग है, उनका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। मतलब हम एट अ टाइम अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका कुछ स्पीड होगा, उसका कुछ मोमेंटम होगा, राइट। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो आप उसकी एब्सोल्यूट पोजीशन ढूंढ लिए तो आप उसकी वेलोसिटी नहीं काउंट कर सकते एट अ टाइम, क्योंकि वो घूम रहा है, तो आप इसका नहीं निकाल सकते पोजीशन। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो पोजीशन नहीं निकाल सकते, अगर पोजीशन निकालनी है तो वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और वो भी उनको कैसे मिला, वो उस पर रिसर्च कर रहे थे। तो वो इंडिया में आए, रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिले, तब उन्होंने विवेक चूड़ामणि से कुछ श्लोक वगैरह उनको सुनाए, तब उससे प्रेरणा ली कि वेदांत क्या है। अच्छा। उससे उन्होंने प्रेरणा ली, और तब उनको ये जाके उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया, अच्छा, अनसर्टेनिटी का, कि जो दिख रहा है वो सब ब्रह्म है, और सबसे ऊपर जो हम बोलते हैं ना वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म, जो ब्रह्म से निकला है वो सब माया लगता है। हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सब घूम रहा है, तो इससे परे हम कुछ सोच भी नहीं सकते। तो वो उनका एक हाइपोथेसिस हो गया, वो हम स्कूल से कॉलेज से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें किसी ने भी बताया नहीं कि वो उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया। जैसे मैक्स को भी उन्होंने उनके दादाजी ने सपने में आके बताया। ओ हो, क्या बात है, वाह वाह, थैंक यू दादाजी। तो मतलब मुझे ये जब जाना ना कि साइंटिस्ट लोगों ने भी ऐसे ऐसे डिस्कवरी की है, लेकिन हम सिर्फ आउटपुट देख रहे हैं, उन्होंने क्या लॉ किया है वो देख रहे हैं, लेकिन वो कैसे उन्होंने फाइंड आउट किया, सिर्फ थियोरेटिकली नहीं किया, एक्सपेरिमेंटली भी नहीं किया, वो उनके कॉन्शियसनेस से आया है, उनको किसी ने रेज मार के उनसे बुलवाया है। तब तो मानना पड़ेगा ना भाई, कोई एक्सटर्नल फोर्स है। और उन्होंने बहुत से उस टाइम के जो मैगजीन है उसमें भी उन्होंने दिया है, लेकिन वो अभी के बच्चों को कुछ भी पता नहीं है। वैसे भी इसी बात को देखा जाए तो चेतना परिवर्तनशील है, ठीक। अगर एक व्यक्ति बुद्धू है जीवन में, तो अगले जीवन में भी बुद्धू रहना चाहिए, तीसरे में भी रहना चाहिए। अगर ऐसा ही समझे तो डार्विन की थियरी, अगर पहले तुम जानवर थे तो तुम आज भी जानवर हो, कल भी रहोगे, परसों भी रहोगे। लेकिन गीता कहती है कि परिवर्तनशील है, या तुम अपनी ऊर्ध्व गति में जाओगे तो तुम उच्च योनि में जाओगे, उच्च लोक में जाओगे। तो ये तो यहाँ सिद्ध हो गया ना। अगर फिक्स होता तो फिक्स ही होता। तो बड़ी गजब की बातें चर्चा में बाहर निकल के आ रही हैं। ओवरऑल बहुत कुछ समझ में आया है, और अब मेरा जो माइंड है इसमें आगे और नहीं बढ़ पा रहा है ये चीज़ें समझने में। आपको कुछ बताना है तो आप अपनी तरीके से बताइए। कुछ प्रोफेसर की बात बता रहे थे। बस यंगस्टर को ये बताना है कि आप ना स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े। सबसे पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए, सबने पढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भगवत गीता पता है बाहर की यूनिवर्सिटीज में मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है। अच्छा, वेरी नाइस। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, अच्छा, उसमें पढ़ाई जाए, उनके सिलेबस में इंक्लूडेड है भगवत गीता। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है, इंडिया में नहीं है। बड़ी दुख की बात है। चलो कोई बात नहीं, हम खुद ही प्रमोट कर लेते हैं ना जी। गीता तो यहाँ फ्री में मिलती है, इस्कॉन में चले जाओ, वैसे ही बेचारे दे देंगे, लाके पढ़ लो। वो नहीं पढ़ाते, तुम पढ़ लो, नहीं तो यूट्यूब में इतने वीडियो फ्री में सुनो, है कि नहीं। चलो, और क्या बताना चाहेंगे यंगस्टर को? बस आप ना थोड़ा सा ऐसे कोई तर्क बताओ, लॉजिक बताओ, जो नास्तिक भी आस्तिक बन जाए। एक बात है कि हम नास्तिक क्यों बनते हैं, नास्तिक का मतलब क्या है? न आस्था, आस्था किसी में नहीं है। तो आस्था क्या होती है? आस्था क्या होती है? किसी के ऊपर विश्वास होता है। तो हमारा विश्वास किसके ऊपर है? हम टीवी देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं? एंटरटेनमेंट चाहिए सिर्फ, लेकिन लाइफ में कुछ तो एम भी चाहिए, एम चाहिए। हम अभी एमलेस हो गए, कुछ गोल ही नहीं है। तो आप अपना गोल डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है।
जैसे सब टीवी सीरियल्स वगैरह सब देख के फैशन फॉलो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लेकिन उससे आउटपुट कुछ भी नहीं निकलता ना। नहीं निकलता, सच है, सच है। तो अपने जीवन में एक गोल फिक्स करिए, उस पर चलिए, उस पर सोचिए और अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सुधारिए राइट, तभी आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, व्यस्त रहेंगे आप। एक एनर्जी सोर्स से जुड़िए। एनर्जी सोर्स से, बहुत बढ़िया बात, एनर्जी सोर्स से जुड़िए जो इनफाइनाइट एनर्जी है, राइट, क्योंकि बापूजी ने कहा कि तुम ही इनफाइनाइट हो, राइट, तुम ही परम 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 सत्ताधीश हो, तो तुम्हारा रचयिता तो है ही, इसलिए तुम हो। तो बस अपने आप को जान के, अपने आप को जानने का प्रयत्न करके ही आप यहाँ से निकल सकते हो, जीवन मृत्यु के चक्र से निकल सकते हो। और एक बात है कि जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते गए ना, तो हमको सेवा करनी है जी। तो जैसे आप भी जानते हैं कि हम मराठी चैनल चला रहे हैं, हाँ, बहन और ये जी, जी, तो उससे भी इतना ज्ञान मिलता है ना कि जैसे कभी कभी एक आध पॉइंट हम भूल जाते हैं, लेकिन रिवाइज किया वो वीडियो ट्रांसलेट करते समय जी, तो वो दिमाग में आता है कि खुशी हाँ, होती है। खुशी होती है। तो मुझे जो भी अभी बेहद के ज्ञान में है ना, उनसे भी कहना है कि आप भी सेवा कीजिए जी, आपका भी बढ़िया भाग्य बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये ज्ञान भी जल्द से जल्द जल्दी दुनिया तक पहुंचेगा। तो हमारे और भी भाई बहन और बहन साथ में मिलके एक मराठी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और उसमें बापूजी के जो पॉपुलर वीडियोस और बाकी सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस को ट्रांसलेट करके मराठी में डाल रहे हैं। तो ये सब यही पूरा मिलके करते हैं, टीम वर्क। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और बाकी के हमारे भाइयों बहनों को भी, और आप ऐसे ही कार्य करते रहें और भी लोगों को जागृति देते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बेहद के दादाजी, माँ और बेहद का परिवार यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी दुनिया तक परम सत्य पहुँचे, और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेहद का आशीर्वाद सभी को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छा लगा। आपने जितना भी जो भी समझाया ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति होने के कारण और एक डॉक्टरेट डिग्री होने के कारण वो जो बोले उनकी बात का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद की परम आशा सभी को। वीडियो को जरूर से लाइक करके शेयर करके जाइएगा और दुनिया तक पहुंचाइएगा। अगर आप नए हैं तो बापूजी की मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। डेली रात को 10 से 11 में लाइव मेडिटेशन कराता हूं, और मॉर्निंग में अगर आप करना चाहें 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल है, साक्षी के द्वारा लाइव मेडिटेशन सुबह भी कराया जाता है। हर भाषा में चैनल आ चुकी है हमारी। उस चैनल का क्या नाम है, मराठी चैनल का? परम शांति मराठी परिवार। परम शांति मराठी परिवार की ये चैनल है। अगर आप मराठी है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए जो भी समझ में आया, नहीं समझ में आया, बहन जी पढ़ेंगी और उसके नीचे आपको इसका जवाब देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम आशा, बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।